नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एमसीक्यू क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है साथियों, राजस्थान का भौतिक प्रदेश। कक्षा 9th का जो चैप्टर नंबर 2 है उसके संपूर्ण एमसीक्यू के माध्यम से हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल समाप्त करने वाले हैं और बिल्कुल आसान तरीके से समझने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए। आज का हमारा पहला प्रश्न, राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 2,42,239 वर्ग किलोमीटर, 3,12,239 वर्ग किलोमीटर या फिर 3,82,239 वर्ग किलोमीटर। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, वो होगा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये है हमारे राजस्थान का क्षेत्रफल। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है साथियों? 10.41% यानी 10.41% हिस्सा है, वो हमारे भारत का राजस्थान का क्षेत्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ये साथियों राजस्थान का मैप है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है? अक्षांशीय विस्तार क्या है साथियों? अक्षांश की पूछा है साथियों। देशांतरीय ने बता के अक्षांशीय बताना है। तो कितना है साथियों? 23.03 उत्तरी अक्षांश से 30.12 उत्तरी अक्षांश हमारा राजस्थान का विस्तार है। तो कौन सा ऑप्शन में होगा? ये पहले ऑप्शन में हो जाएगा, उत्तरी अक्षांश होगा यहाँ पर। कौन सा उत्तरी अक्षांश? दक्षिण अक्षांश है इसमें, ये गलत हो जाएगा। और 69 से 30 उत्तरी अक्षांश ये देशांतरी विस्तार है साथियों। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट होगा। ये देखिए साथियों, राजस्थान 23.03 उत्तरी अक्षांश से 30.12 उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित है। दक्षिण राज्य के दक्षिण से कर्क रेखा गुजरती है और दक्षिण में ये जो कर्क रेखा गुजरती है साथियों, ये 2 जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। अब ये देखो लंबाई देखते हैं इसकी। लंबाई की बात करें तो 826 किलोमीटर है जो इसकी उत्तर से दक्षिण की क्या है दूरी है। और पूरब से पश्चिम की दूरी कितनी है साथियों? 869 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 3 है, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा साझा करता है हमारा राजस्थान? तो सभी को पता है कितनी है, 1070 किलोमीटर। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। बहुत ही शानदार ये सेशंस रहने वाला है साथियों। ये देखो पाकिस्तान की सीमा कितनी है साथियों? 1070 किलोमीटर। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, जिसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। जो पाकिस्तान के साथ लगती है उसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं और चीन के साथ लगती है उसे क्या कहते हैं साथियों? मैक मोशन कहते हैं। चीन के साथ लगने वाली सीमा को क्या कहते हैं साथियों? मैक मोशन। साथियों मैक मोहन चीन के साथ लगती है। राजस्थान की आकृति कैसी है? आयताकार है, विषमकोणी है, चतुर्भुज, विषमकोण चतुर्भुज, गोलाकार, त्रिभुजाकार। तो राजस्थान की आकृति की कैसी है? विषमकोणीय चतुर्भुज यानी कि पतंगाकार आकृति है हमारे राजस्थान की। ये देखिए पतंगाकार हमारे राजस्थान की आकृति है। राजस्थान की आकृति विषम कोण चतुर्भुज के समान है, जिसे टी.एच. हैंडले ने सर्वप्रथम पतंगाकार बताया। पतंगाकार किसने बताया? टी.एच. हैंडले ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान को कितने संभागों में विभक्त किया गया है? जो प्रशासनिक
दृष्टि है उससे संभाग कितने हैं हमारे राजस्थान में अभी वर्तमान में, तो 7 संभाग है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक के अनुसार राजस्थान को 7 संभागों और 33 यानी कि 33 जिले नहीं है, अभी कितने जिले हैं, 41 जिले हैं। 41 जिले और कितने संभाग है, 7 संभाग है। अभी वर्तमान में 41 जिले और 7 संभाग है। ठीक है ना साथियों। अगला प्रश्न लेते हैं, अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर है जो वो कौन सा है, गुरु शिखर है। सभी को पता है गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंची शिखर है। और कहाँ पर ये, सिरोही में है। सिरोही में है। कहाँ पर है गुरु शिखर, सिरोही में। और इसकी ऊंचाई कितनी है, सिरोही में। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1722 मीटर है। 1722 मीटर गुरु शिखर की ऊंचाई है। गुरु शिखर के बाद में बात करें तो शेर हो गई, शेर के बाद देलवाड़ा, जरगा, और ये है जो क्रम में है ऊंचाई के क्रम में। तो सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है वो सिरोही में है और 1722 मीटर है इसकी ऊंचाई। ये देखो देखो ये गुरु शिखर है, इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, ये सिरोही जिले में स्थित है। और कर्नल टोड ने इसे क्या कहा था साथियों, संतों का शिखर कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, संतों का शिखर किसे कहते हैं, तो गुरु शिखर को कहते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है। अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है साथियों, बहुत ही अच्छा साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो राजस्थान में कितनी लंबाई है अरावली पर्वतमाला की, कितनी है साथियों, 550 किलोमीटर। और कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। ये देखिए साथियों अरावली पर्वतमाला है, अरावली की लंबाई है 692 किलोमीटर। जो कुल लंबाई है 692 किलोमीटर, ये गुजरात से दिल्ली तक है। लेकिन इसका 80% भाग यानी कि 550 किलोमीटर है वो राजस्थान में स्थित है। यानी कि 80% अरावली है वो हमारे राजस्थान में है। और उसका किलोमीटर की बात करें तो वो हो जाएगी 550 किलोमीटर। और कुल लंबाई की पूछे तो 692 बताना है। अगला प्रश्न, थार मरुस्थल राजस्थान के कुल कितने प्रतिशत भाग में विस्तृत है। जो थार मरुस्थल है वो राजस्थान के कितने भाग पर थार मरुस्थल है, तो वो है 61.11% भाग में हमारे थार मरुस्थल है। दूसरे भाग में है हमारे जो मैदान पर्वत आ जाते हैं। और थार मरुस्थल है वो अकेला 61.11% भाग पर है। राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राज्य के कुल क्षेत्रफल के लगभग 61.11% भाग पर फैला हुआ है। ये लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। और जनसंख्या की बात करें तो कितने परसेंट निवास करती है, यहाँ पर 40% जनसंख्या निवास करती है जो थार मरुस्थल है उसमें। प्रश्न नंबर 9 है, मरुस्थलीय प्रदेश में राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। ये वापिस पूछ लिया है तो कितने परसेंट हो जाएगी, 40% निवास करती है मरुस्थल में। 61.11% होने के बावजूद जनसंख्या का केवल 40% हिस्सा यहाँ रहता है, क्योंकि मरुस्थल ज्यादा है तो वहां पर जनसंख्या कम निवास करती है। बाकी इधर भागों में जो मैदानी भाग है यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा निवास करती है। प्रश्न नंबर 10 है, थार मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित करने वाली वर्षा रेखा कौन सी है। इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, यहाँ पर थार मरुस्थल पूछा है ना कि राजस्थान पूछा है। राजस्थान को पूछता तो आंसर अलग होता। यहाँ थार को पूछा, थार मरुस्थल को विभाजित करने वाली रेखा बतानी है। राजस्थान नहीं पूछा है, थार मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित करने वाली वर्षा रेखा कौन सी है, तो थार मरुस्थल को हो जाएगी 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। यानी कि 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है वो थार मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान को कितने सेंटीमीटर वर्षा बांटती है, 50 सेंटीमीटर वर्षा। 50 सेमी वर्षा है वो हमारे राजस्थान को 2 भागों में बांटती है और मरुस्थल को 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा बांटती है। अच्छा प्रश्न है ये देखिए साथियों, 25 सेंटीमीटर वर्षा सेमी की सम वर्षा रेखा थार मरुस्थल को शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थल में बांटती है।
जबकि 50 सेंटीमीटर रेखा है जो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। और ये चित्र के साथ इसमें मिट्टियां दे रखी है। एरिडोसोल है जो रेगिस्तान में पाई जाती है मृदा। ये देखिए मरुस्थलीय मृदा अल्पिसोल वाली मृदा है जो पश्चिमी है, अरावली के पश्चिम के किनारे किनारे पाई जाती है। और यहाँ पर जो झालावाड़ में और इधर जो काली मिट्टी पाई जाती है उसे हम वर्टिसोल कहते हैं। अगला प्रश्न, बोराट का पठार किन 2 स्थानों के मध्य स्थित है? जो बोराट का पठार है वो किन 2 स्थानों के मध्य स्थित है? कुंभलगढ़ और गोगुंदा, अचलगढ़ और आबू, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़, अजमेर और राजसमंद। जो बोराट का पठार है साथियों वो कुंभलगढ़ से कहां पर है? गोगुंदा। कुंभलगढ़ कहाँ है? राजसमंद में है। और गोगुंदा कहाँ है? उदयपुर में। जो राजसमंद और उदयपुर के मध्य इस पठार को क्या कहते हैं? बोराट का पठार कहते हैं, जो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़, राजसमंद और गोगुंदा उदयपुर के बीच स्थित ऊंची पठारी भाग को क्या कहते हैं? बोराट का पठार कहते हैं। अगला प्रश्न, छप्पन का मैदान राजस्थान के किस नदी बेसिन में स्थित है? छप्पन का मैदान कौन से बेसिन में है? नदी बेसिन में है तो सभी को पता है छप्पन का मैदान है जो माही बेसिन में है। कौन से बेसिन में? माही बेसिन में। और माही नदी कहाँ बहती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा में बहती है। जो माही बेसिन है वो कौन से जिले में साथियों? तो वो हो जाएगा बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच माही नदी के किनारे जो 56 गांव है उनके समूह होने के कारण ही उसे क्या कहते हैं? छप्पन का मैदान कहते हैं। 56 का गांव का समूह है इसलिए उसे छप्पन का मैदान कहते हैं साथियों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 13 है, राजस्थान में वर्ष भर बहने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? जो पूरे वर्ष में बहती है यानी 12मासी नदी कौन सी है? इनमें से लूनी 12मासी नहीं है, बनास भी मौसम पर आधारित है, माही भी मौसम पर आधारित, लेकिन एकमात्र नदी है चंबल जो 12मासी नदी है और वर्ष भर बहती है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये चंबल नदी का फोटो है साथियों। चंबल राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही नदी है। इसे चमनवती, बहुत इंपॉर्टेंट है, चमनवती नदी भी इसे कहते हैं और इसे कामधेनु भी कहते हैं साथियों। कामधेनु भी नदी को कहते हैं साथियों, कामधेनु भी। और इस नदी पर बहुत से बड़े बड़े बांध बने हुए हैं जैसे गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध बने हैं। अगला प्रश्न है, वन की आशा यानी वशिष्ठी किस नदी को कहा जाता है? सभी को पता है वन की आशा बनास को कहते हैं। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। वन की आशा है जो बनास नदी को कहते हैं, बनास नदी को कहते हैं साथियों। और बनास की नदी है जो कहां से निकलती है? कमनौर की पहाड़ियों से। कमनौर से है जो बनास नदी निकलती है। और चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी है वो एमपी के जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है। ये साथियों बनास नदी है। बनास नदी को वन की आशा कहा जाता है। ये पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली यानी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम की बात करें तो कमनौर की पहाड़ियां हैं। और ये कमनौर की पहाड़ियां कहाँ है? राजसमंद में है। अगला प्रश्न नंबर 15 है, लूनी नदी का पानी किस स्थान के बाद खारा हो जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। लूनी नदी की बात करें तो ये अजमेर के नाग पहाड़ से इसका उद्गम होता है। अजमेर के नाग पहाड़ से, नाग पहाड़ से तो लूनी नदी का उद्गम होता है, जबकि ये बहती हुई बालोतरा में आती है और बालोतरा के बाद में इसका पानी क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। तो बालोतरा के बाद में लूनी नदी का पानी खारा हो जाता है क्योंकि वहां की जमीन है जो जमीन में क्या हो जाती है? लवणता की मात्रा बढ़ जाती है। बालोतरा के बाद में लवणता के कारण उसमें खारा हो जाता है पानी। ये देखिए बालोतरा। लूनी नदी अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है। बालोतरा यानी बाड़मेर तक इसका जल मीठा रहता है, लेकिन इसके बाद मिट्टी में लवणता के कारण ये क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। प्रश्न नंबर 16, प्राचीन सरस्वती नदी के अवशेष के रूप में किस नदी को जाना जाता है? प्राचीन नदी है उसके अवशेष के रूप में, सरस्वती नदी के अवशेष के रूप में किसे जानते हैं? तो हो जाएगी
सरस्वती नदी का अवशेष कौन सी नदी में है? वो घग्गर नदी हो जाएगी। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्लेषण देखते हैं घग्गर नदी का। घग्गर नदी का प्राचीन नाम है वो सरस्वती नदी है और इसके अवशेष माने जाते हैं। इसे मृत नदी भी कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? मृत नदी कहते हैं। क्योंकि इसका बहाव क्षेत्र अब स्पष्ट नहीं इसलिए इसको मृत नदी भी कहते हैं और इसको स्थानीय लोग क्या कहते हैं? नाली भी कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? नाली। ठीक है ना साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। राजसमंद झील के किनारे स्थित नौ चौकी पर किसका इतिहास अंकित है? जो राजसमंद की झील है उस पर कौन सी किसका इतिहास अंकित है? राज चौकी पर साथियों राज प्रशस्ति बनी हुई है। कौन सी प्रशस्ति? राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति है। उस राज प्रशस्ति में साथियों किसका इतिहास है? उस राज प्रशस्ति में साथियों मेवाड़ का इतिहास स्पष्ट लिखा हुआ है साथियों। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। राजसमंद झील के किनारे नौ चौकी पार पर 25 शिलालेखों में राज प्रशस्ति अंकित है जो संस्कृत भाषा में मेवाड़ का इतिहास बताती है। और वो किस भाषा में लिखी हुई है साथियों? संस्कृत भाषा में। अगला प्रश्न है हमारा, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? सबसे बड़ी कृत्रिम झील यानी दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी? राजसमंद, जयसमंद, पिछोला या नक्की झील? तो वो हो जाएगी जयसमंद झील। जयसमंद झील कहाँ है साथियों? उदयपुर में। साथियों कहां पर है जयसमंद झील? उदयपुर में। पिछोला झील भी उदयपुर में साथियों। और नक्की झील है वो माउंट आबू में साथियों। राजसमंद में झील है वहीं पर है राजसमंद में। अगला प्रश्न, इससे पहले विशेषण देख लेते साथियों जयसमंद झील का। ये जयसमंद झील है साथियों उदयपुर में स्थित जयसमंद झील। डेबर झील भी कहते हैं साथियों इसको, दूसरा नाम डेबर झील है। बहुत अच्छा प्रश्न है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसका निर्माण महाराजा जयसिंह ने करवाया। किसने करवाया? जयसिंह ने। कब करवाया? 1600। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो 1685 से 1691 के दौरान जयसिंह ने इस जयसमंद झील का निर्माण करवाया और ये एशिया की दूसरी सबसे कृत्रिम झील है। भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील कौन सी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। अंतःस्थलीय खारे पानी की झील डीडवाना, सांबर, पंचभद्रा या लूणकरणसर? तो कौन सी हो जाएगी साथियों? सांबर झील खारे पानी की झील है, वो भारत की सबसे बड़ी झील है और नमक उत्पादन किया जाता है साथियों इसमें सबसे ज्यादा। अगला प्रश्न है, सांबर झील जयपुर झील भारत की सबसे अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है वो सांबर झील है। यहाँ से भारत के कुल नमक उत्पादन का कितना परसेंट यानी कि 8.7% प्राप्त होता है। जो कुल भारत का नमक उत्पादन होता है उसमें से 8.7% है वो सांबर। प्रश्न नंबर 20 है, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा यानी कि उसको शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? मावठ कहते हैं। और मावठ का मुख्य कारण क्या है? जो मावठ होती है अभी फिलहाल हुई है थोड़ी बहुत राजस्थान में कहीं कहीं पर, तो उसका कारण क्या है? मानसून है क्या, पश्चिमी विक्षोभ है, चक्रवात है या समुद्र तल से दूरी है? तो साथियों मानसून का मावठ का जो कारण है वो है पश्चिमी विक्षोभ के कारण साथियों शीत ऋतु में वर्षा होती है, उसे हम क्या कहते हैं? मावठ कहते हैं। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ये देखो साथियों, शीत ऋतु में भूमध्य सागर से उठने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? मावठ कहलाती है। जो रबी की फसल के लिए गोल्डन ड्रॉप्स है यानी जो रबी की फसल है होती है उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होती है ये मावठ। गेहूं, चना, जो ये भी रबी की फसल है होती है। प्रश्न नंबर 21 है, राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछा है साथियों, तो कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़ा, झालावाड़, सिरोही या उदयपुर? तो ये तो सभी को पता है साथियों, सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो झालावाड़ में होती है। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा।
झालावाड़ जिला राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा यानी 100 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है झालावाड़ में प्राप्त करता है, इसलिए इसे राजस्थान का नागपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है, इस कारण इसे नागपुर भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 22, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, अब साथियों स्थान बताना है, वो तो हो गया जिला। अब स्थान बताना है झालावाड़, माउंट आबू, बांसवाड़ा या पुष्कर। तो स्थान की बात करें तो वो हो जाएगा माउंट आबू, यानी कि दूसरा क्वेश्चन है ये, माउंट आबू में सर्वाधिक वर्षा होती है। और जिले की बात हो जाएगी झालावाड़। स्थान की बात करें तो माउंट आबू और जिला की बात करें तो झालावाड़ हो जाएगा। हाँ, जिले की बात हो तो झालावाड़, लेकिन स्थान की बात हो तो माउंट आबू हो जाएगा। और जो सर्वाधिक वर्षा होती है 150 सेंटीमीटर होती है माउंट आबू में वर्षा। ये माउंट आबू है साथियों। माउंट आबू की ये देखो साथियों नक्की झील है, देख सकते हो आप। प्रश्न नंबर 23 है, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग हाड़ौती में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? हाड़ौती में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, यहाँ पर कौन सी मिट्टी है प्यारे साथियों? हाड़ौती क्षेत्र में काली मिट्टी है साथियों। काली मिट्टी किसके लिए उपयोगी है? कपास के लिए सबसे उपयुक्त है साथियों। अगला प्रश्न से पहले इसका विश्लेषण देख लेते हैं साथियों। हाड़ौती का पठार ज्वालामुखी लावा से निर्मित है, अतः यहाँ उपजाऊ काली मिट्टी पाई जाती है, जो कपास और सोयाबीन हेतु उत्तम है। कपास और सोयाबीन के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है और यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, जिसे वर्टिसॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? वर्टिसॉल। वर्टिसॉल प्रकार की मृदा पाई जाती है। प्रश्न नंबर 24 है, हरित राजस्थान अभियान का शुभारंभ कब किया गया? तो हरित राजस्थान अभियान की शुरुआत की बात करें तो ये पुराना क्वेश्चन है, करंट का 18 जून 2009 हो जाएगा इसका राइट आंसर। जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने हेतु राजस्थान सरकार ने 18 जून 2009 को जयपुर से हरित राजस्थान अभियान शुरू किया था साथियों। ये देखिए हरित राजस्थान का एक फोटो है जिसमें किसान वृक्ष लगा रहा है। प्रश्न नंबर 25 है, राजस्थान में मनरेगा के सामाजिक अंकेक्षण के लिए किस राज्य का मॉडल अपनाया गया है? सामाजिक अंकेक्षण के लिए साथियों आंध्र प्रदेश का मॉडल अपनाया गया है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये देखिए साथियों, जो मनरेगा योजना में पारदर्शिता हेतु सामाजिक अंकेक्षण सोशल एडल्ट के लिए राजस्थान ने आंध्र प्रदेश मॉडल को अपनाया है, आधार बनाया है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न, राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा किस वर्ष दिया गया? खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया? 1981, 1983, 1985 या 1991? तो साथियों खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था, वो है 1983 में। और खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम की बात करें तो प्रोसोपिस सिनेरेरिया इसका वैज्ञानिक नाम है। ये देखो साथियों खेजड़ी का वृक्ष है। खेजड़ी को 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया। इसे मरुस्थल का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? मरुस्थल का कल्प वृक्ष है खेजड़ी। और जो साथियों खेजड़ी के पत्तियां होती है उसको क्या कहते हैं? लूम। खेजड़ी की जो पत्तियां होती है उसको कहते हैं लूम, पत्तियों को लूम कहते हैं। और जो इसकी फलियां होती है, फलियां को क्या कहते हैं साथियों? फलियां को क्या कहते हैं साथियों? इसकी फलियां को क्या कहते हैं? सांगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सांगरी। और सांगरी को हाल ही में क्या मिला हुआ है साथियों? जीआई टैग मिला हुआ है। सांगरी ना, सांगरी को क्या मिला हुआ है साथियों? अभी जीआई टैग मिला हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। तो खेजड़ी की पत्तियां को लूम और इसकी फलियां को सांगरी कहते हैं और इसे राजस्थान में मरुस्थल कहते हैं, मरुस्थल का कल्प वृक्ष कहते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम बताना है खेजड़ी का। टेकोमेला अंडुलेटा, प्रोसेपिस सिनेरेरिया, गजेला बनेटी। तो खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? प्रोसेपिस सिनेरेरिया। ये है हमारे खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम। ये खेजड़ी का
वानस्पतिक नाम प्रोसोपिस सिनेरेरिया है। इसकी पत्तियों को स्थानीय भाषा में लूम कहते हैं। साथियों लूम कहते हैं पत्तियों को। प्रश्न नंबर 28 है, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जो चंबल नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ है? साथियों अभी बता दिया है, चंबल नदी का उद्गम स्थल है जनापाव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से चंबल नदी का उद्गम है। खमनौर की पहाड़ियों से साथियों किसका उद्गम है? बनास का है। बेराट से बाणगंगा नदी है साथियों। कौन सी नदी है? बाणगंगा नदी। और नागपाड़ से सभी को पता है बाणगंगा नदी बेराट की पहाड़ियों से और नागपाड़ से जो लूनी नदी उद्गम होती है। लूनी नदी का उद्गम है नाग पहाड़ी से, है ना साथियों। अगला प्रश्न, ये साथियों देखो, नाग पहाड़ी की हिल से यहाँ पर से चंबल नदी का उद्गम होता है। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वतमाला की जनापाव पहाड़ियों से, जनापाव की पहाड़ियाँ हैं यहाँ से मध्य प्रदेश चंबल नदी का उद्गम होता है, मध्य प्रदेश में स्थित है। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी पार करती है? वो सभी को पता है, यू आकार की नदी है, वो कौन सी है साथियों? माही नदी है। कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में ये बहती है। और इसके जो कौन सा बेसिन बनता है? 56 का बेसिन बनता है। 56 गांवों का समूह होने के कारण से 56 का बेसिन या 56 का मैदान कहते हैं। और ये बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य स्थित है। प्रश्न नंबर 30 है, ये देखिए साथियों, इससे पहले व्याख्या गलत है। ये कौन सा बांध है साथियों? माही बजाज बांध है, जो कि बांसवाड़ा में बना हुआ है। माही बजाज बांध भी कहाँ है? बांसवाड़ा में बना हुआ है माही नदी का। माही नदी राजस्थान के दक्षिण में उल्टा यू आकार बनाती है, कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। प्रश्न नंबर 30, घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? घग्गर नदी के जो बहाव क्षेत्र है उसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? पूर्वैया, नाली, थल्ली या खदर? पूर्वैया तो साथियों क्या है? एक हवा है, वायु के वेग को कहते हैं साथियों। पूर्व से पश्चिम की ओर जो वायु बहती है उसे पूर्वैया कहते हैं। जबकि जो घग्गर नदी है उसको स्थानीय भाषा में नाली कहते हैं। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये देखिए व्याख्या देख लेते हैं। इससे पहले जो घग्गर नदी है वो हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में बहती है और इसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? नाली कहते हैं। राजस्थान के मरुस्थल में चलने वाली गर्म शुष्क हवाओं को क्या कहते हैं? जो गर्मी में शुष्क हवा चलती है उसे हम क्या कहते हैं? मावट, लू, मानसून, पूर्वैया, तो उसे कहते हैं हम साथियों लू। लू कहते हैं गर्मी में चलने वाली गर्म हवा को। और सर्दियों में चलती है उन हवाओं को क्या कहते हैं? ठंडी हवा चलती है उनको क्या कहते हैं? शीतलहर। सर्दियों में चलती है उसे हम कहते हैं शीतलहर। गर्मी में चलती तो उसे हम लू कहते हैं। और शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसे हम मावट कहते हैं। पूर्वैया है जो पूर्व से पश्चिम की ओर हवा बहती है उसे हम पूर्वैया कहते हैं मानसून के दौरान। प्रश्न नंबर साथियों 31 का विश्लेषण है। ग्रीष्म ऋतु में थार मरुस्थल में चलने वाली अत्यंत गर्म और धूल भरी हवाओं को स्थानीय भाषा में हम लू कहते हैं। प्रश्न नंबर 32 है, सांबर झील से भारत के कुल नमक का कितना प्रतिशत उत्पादित होता है? सांबर झील से कितना नमक उत्पादित होता है हमारे भारत का? तो वो अभी पहले बात हो गई साथियों, कितना होता है? 8.7% नमक है उत्पादित होता है, वो सांबर झील से उत्पादित होता है भारत का। सांबर झील देश की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नमक उत्पादन केंद्र है जो भारत के कुल नमक उत्पादन का लगभग 8.7% हिस्सा प्रदान करती है। ये सांबर झील है साथियों, यहाँ पर साथियों ये नमक उत्पादित होता है इस प्रकार से। तो साथियों ये थे आज के हमारे इम्पोर्टेंट 32 प्रश्न जो क्लास 9th के चैप्टर 2 को पूरा कवर करते हैं। इसी प्रकार से साथियों हम इस चैनल पर महत्वपूर्ण MCQs लेकर आते हैं साथियों। तो चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, लाइक
सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।